हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ूलॉजी के पेपर को डिस्कस करेंगे, उसके पेपर पैटर्न फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं। अच्छा, ज़ूलॉजी के हवाले से भी आपको बता दें कि ये पेपर भी 1.5 घंटे का है, 1 hour 30 minutes का ये पेपर होगा। और इस पेपर के हवाले से भी वही सेक्शन 3 सेक्शंस हैं, ए, बी एंड सी सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन ए एमसीक्यू है। यहां याद रखिएगा बॉटनी में 20 एमसीक्यू थे, लेकिन यहां पर जो एमसीक्यू हैं वो 22 एमसीक्यू हैं। ठीक है, और पेपर के जो टोटल मार्क्स हैं वो 45 मार्क्स का ये पेपर होगा। मींस कि 40 मार्क्स का पेपर आपका बॉटनी का था, 45 का ज़ूलॉजी। इट मींस कि 85 मार्क्स की टोटल बायोलॉजी आपकी सेकेंड ईयर में है। ठीक है, बहरहाल अब आते हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू के हवाले से आपको बताते चलें कि इस सेक्शन को भी वैसे तो अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर इसमें 30 मिनट्स आपको दिए गए हैं, लेकिन आपने कोशिश करना है कि इस एमसीक्यू को 20 से 25 मिनट्स में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 20 से 25 मिनट्स में सॉल्व करने से आपका टाइम बचेगा, क्योंकि एमसीक्यू की चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती और वो स्टूडेंट जो अच्छी तैयारी करके आते हैं उनके 15 मिनट से पहले भी एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बहरहाल ज़ूलॉजी के हवाले से भी एमसीक्यू आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो एमसीक्यू मिलेंगे वो चैप्टर वाइज होंगे और उन चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की तैयारी आप कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, पेपर पैटर्न में अगेन एमसीक्यू वही बात है बॉटनी की तरह के एक एमसीक्यू का 1 मार्क है। पहले जो एमसीक्यू आते थे ज़ूलॉजी में वो भी हाफ मार्क के होते थे, लेकिन अब जो है एक एमसीक्यू 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी की तरफ आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप देख रहे हैं कि यहां पर बॉटनी से थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। ठीक है, वो कैसे? वो ऐसे कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी। अब ये ए पार्ट जो है ये है रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन का मतलब यह है कि यहां पर कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे, उन लॉजिकल क्वेश्चंस के आपने टू द पॉइंट आंसर देने। यहां पर लंबी चौड़ी दास्तान या डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपके किसी सवाल का जवाब, ऐसे ही इसमें से हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि बॉटनी की तरह के 2 नंबर का क्वेश्चन था तो आपने 5 से 6 लाइनों में आंसर करना है, उसकी जरूरत नहीं है। यहां पर अगर आपका आंसर 2 लाइंस में भी पूरा हो रहा है, जवाब पूरा हो रहा है, तो आपने ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, तो रीजनिंग क्वेश्चन है, सिर्फ रीजन आपकी पूरी हो जाए, जवाब पूरा हो जाए तो काफी होता है। इसमें डिटेल वगैरह की जरूरत नहीं होती, लिखना इतना ज्यादा नहीं है। देख रहे हैं आपके 6 पार्ट इसमें हैं। मॉडल पेपर के मुताबिक 6 पार्ट आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपने 4 का आंसर देना है। ठीक है, 4 का आंसर करना है आउट ऑफ 6। ठीक है, तो इसमें जो टोटल मार्क्स आपके होंगे, क्योंकि 2 नंबर का है तो इसमें टोटल 8 मार्क्स आपके रीजनिंग क्वेश्चन से आ रहे हैं। इसके अलावा जो नॉन रीजनिंग क्वेश्चन है, नॉन रीजनिंग क्वेश्चन में थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है, आंसर 5 से 6 लाइन्स तक इसमें भी जाना चाहिए। 6 लाइन से कोशिश करें कि 6 लाइन से ज्यादा ना हो। अगर चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। बस आपने कोशिश करनी है 5 to 6 लाइन्स में इसका आंसर दिया जाए। तो यहां भी जो क्वेश्चन है इसके 2 नंबर ही हैं, यानी कि 2 मार्क्स का 1 पार्ट इसका होगा। टोटल 6 पार्ट्स क्वेश्चन है और 6 में से 3 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह टोटल क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, यहां देखिए, यहां पर आपने रीजनिंग में 4 अटेम्प्ट किए और नॉन रीजनिंग में 3 अटेम्प्ट किए, तो टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 7। और 7 क्वेश्चंस के जो टोटल मार्क्स होंगे, यहां पर मैंने 8 लिखा, 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 6 मार्क्स इसके हो गए। तो टोटल मार्क्स जो सेक्शन सी के हैं वो 14 टोटल मार्क्स होंगे। ठीक है, तो 22 मार्क्स आपके यहां पर जो सेक्शन ए है 22 मार्क्स, सेक्शन बी में 14 मार्क्स हो गए। ठीक है, टोटल 22 और 14 का मतलब 36 मार्क्स आपके सेक्शन ए और बी से हो रहे हैं। इट मीन्स के बायोलॉजी के पेपर में जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में ही पूरे हो रहे हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आपको बताते चलें, जो रीजनिंग और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन है, मैं यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा,
सिर्फ इतना बता दें कि शॉर्ट क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रीजनिंग और नॉन रीजनिंग वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने उन्हीं की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करनी है। याद रखिएगा, रीजनिंग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड तो कर दिए जाएंगे, लेकिन आपने इंटेलिजेंटली उसका आंसर करना होता है, ठीक है। क्योंकि जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता कि जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही आंसर बुक में मौजूद हो, ठीक है। तो इसकी थोड़ी इंटेलिजेंटली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाकी जो नॉन रीजनिंग है इसके समटाइम्स एग्जैक्ट आंसर आपको बुक से मिल जाते हैं, नोट्स से मिल जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो बहरहाल रीजनिंग और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन और एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज़ें आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आगे चलते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है यहां पर टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये भी बॉटनी से काफी डिफरेंट सेक्शन है। वहां बॉटनी में आपको याद होगा कि 8 नंबर का सेक्शन सी था जिसमें से 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने थे, लेकिन यहां 4 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहां प्रॉब्लम बॉटनी से ज्यादा है। वो कैसे? वो ऐसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कीजिए कि 3 से सेक्शन सी स्टार्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी और सेक्शन सी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी मौजूद है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है इसके पार्ट ए के ऑलमोस्ट 5 मार्क्स हैं और सेक्शन बी पार्ट बी के जो मार्क्स हैं वो 4 मार्क्स हैं। तो इस तरह टोटल आपके जो मार्क्स बनते हैं सेक्शन के वो 9 मार्क्स हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा उसमें भी ए और बी पार्ट होगा। आपने इसी तरह बी के वही 5 मार्क्स हैं, ए के 5 मार्क्स हैं और बी के 4 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह टोटल 4 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में होंगे। 4 क्वेश्चन सेक्शन सी में, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन होगा। देखकर ऐसा लगता है कि चॉइसेस ज्यादा हैं, लेकिन बेटा प्रॉब्लम यहां पर ये होता है कि बाज़ औक़ात ए पार्ट आ रहा है, बी नहीं आ रहा, ठीक है। तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए यहां पर आपको चॉइसेस लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन याद करके जाने हैं ताकि आप यहां फंसे ना। अगर आपने ऐसा किया कि क्वेश्चन 3 में से ए पार्ट और क्वेश्चन 4 में से बी पार्ट किया तो ये आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दोनों पार्ट यानी कि ए वाला और बी वाला दोनों एक ही क्वेश्चन से करने हैं, अलग अलग क्वेश्चन से आप नहीं कर सकते, वरना आपका क्वेश्चन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं कि आपने किसी एक क्वेश्चन को पिक करना है, उसके ए और बी दोनों पार्ट उसी क्वेश्चन से करने हैं। किसी दूसरे क्वेश्चन से आपने किया तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, एक ही क्वेश्चन से आपने करने हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन का जो क्वेश्चन है इसमें 2 तरह की थर्मो रेगुलेशन आती हैं, एक कोल्ड एनवायरनमेंट में और एक हॉट एनवायरनमेंट में, ठीक है। 2 तरह की डिस्क्रिप्शन है, दोनों चीजों को आपने याद करना है। नंबर 2, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम्स के साथ आपने याद करना है डिस्क्रिप्शन को, ठीक है, ठीक है। डायग्राम क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनकी डिस्क्रिप्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होती हैं एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इसी तरह यहां पर रिप्रोडक्टिव साइकिल मैंने लिखा, रिप्रोडक्टिव साइकिल यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ठीक है, जिसमें आपने डिफरेंट स्टेजेस, 4 फेजेस हैं, उन फेजेस को डिस्क्राइब करना होता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 से आता है। ये भी चैप्टर 4 का है और इसके अलावा ये भी चैप्टर नंबर 4 का है। तो चैप्टर नंबर 4 के 2 क्वेश्चन और तीसरा अगला क्वेश्चन जो है ये भी चैप्टर नंबर 4 से ही है। इट मींस के चैप्टर नंबर 4 आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब के लिए अहम होता है, ठीक है। तो यहां जो क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के प्रोसेस को याद करना है। प्रोसेस मींस के किस तरह स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, किस तरह ओवम की प्रोडक्शन होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म की प्रोडक्शन होती है और इसमें सेल डिवीजन मियोसिस होती है, ठीक है। इस चीज को आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो इसके प्रोसेस को याद रखिएगा, आपने प्रोसेस को याद करना है। नंबर 4 पे प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स, चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है कि किस तरह
न्यूरॉन्स में से इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जो है वो पास होते हैं। इस क्वेश्चन को आपने याद करना है। इस क्वेश्चन को याद करने के साथ साथ इसकी एक डायग्राम बुक में मौजूद है, उस डायग्राम के साथ आपने याद करना है। हो सकता है कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आए उसमें डायग्राम का ना पूछा जाए, ठीक है, लेकिन डायग्राम अलग से आपने याद करनी है, क्योंकि जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसमें इसकी डायग्राम के हवाले से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमूमन रेगुलरली एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन बहरहाल इस मरतबा कंडेंस सिलेबस के मुताबिक ये क्वेश्चन मौजूद है। तो कंडेंस सिलेबस की वजह से एग्जामिनर के पास चॉइसेस कम बनती हैं कि वो कौन से क्वेश्चन लॉन्ग के लिए सिलेक्ट करे, कौन से क्वेश्चन शॉर्ट के लिए सिलेक्ट करे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लॉन्ग के लिए बन सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, लेकिन क्योंकि कंडेंस सिलेबस हुआ है इस वजह से चॉइसेस एग्जामिनर के पास लॉन्ग क्वेश्चन की किसी हद तक कम हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एक इंपॉर्टेंट समझा जाता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, स्केलेटल मसल्स। एक्चुअली यहाँ पर स्केलेटल मसल्स का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, जो उसकी वर्किंग है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपने याद करना है, ठीक है। और प्रोसेस के अलावा इसके स्ट्रक्चर को, स्केलेटल मसल्स में जो बैंड्स होते हैं, बैंड्स वाला जो क्वेश्चन है वो आपने याद करना है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन लॉन्ग में बन सकते हैं, एक तो इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बन सकता है क्वेश्चन, और एक इसके मैकेनिज्म्स के हवाले से बन सकता है। दोनों क्वेश्चन आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट वन है एक्सक्रीशन इन मैन, ठीक है। ये आप जानते हैं कि एक्सक्रीशन इन मैन में अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो वो किडनी या न्यूरॉन से बन सकता है, ठीक है। किडनी का जो क्वेश्चन है वो उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हवाले से बन सकता है, उसके डिजीज जो प्रॉब्लम्स है किडनी के उसके हवाले से बन सकता है, और इसके अलावा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो भी डिटेल क्वेश्चन में पूछा जाता है किडनी के साथ ही। लास्ट वन, रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसके हवाले से तो मैं बता चुका हूं कि चैप्टर नंबर 4 में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव साइकिल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां डायग्राम इंपॉर्टेंट होती है और यहां पर डिस्क्रिप्शन इसकी इंपॉर्टेंट समझी जाती है, ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल से पेपर पैटर्न तो अब आपको समझ में आ गया है, लेकिन टाइम के हवाले से बता दूं आपको कि 25 मिनट्स आपने इस पेपर इस सेक्शन को देने हैं। 25 के अलावा यहां पर आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 7 क्वेश्चन का मतलब यह है कि यहां ये सेक्शन आपका 35 मिनट्स में हो जाना चाहिए, ठीक है। 35 मिनट्स में एक सेक्शन हो जाना चाहिए। तो 35 और 25 ये ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया, 1 आवर, 1 घंटा पूरा हो गया, जिसमें आपने शॉर्ट और एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया। डिटेल क्वेश्चन में 5 और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। वैसे तो अटेम्प्ट एक ही करना है, लेकिन ए और बी दोनों पार्ट को अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में आप जो टाइम देंगे वो 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। प्रैक्टिस आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि आप इसी टाइमिंग में को फॉलो करके आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, और आखिर के 10 मिनट आपने पेपर को रिव्यू करके देखना है। रिव्यू करना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आपकी अपनी कोई मिस्टेक या कोई पार्ट आपसे मिस हो गया हो या कोई एमसीक्यू आपको ना समझ आ रहा हो, तो लास्ट के 10 मिनट आपके पास मिलते हैं उन मार्क्स को दोबारा गेन करने के जो आप छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका पेपर जो है वो कंप्लीट होता है वक्त पर, और आपके जो मार्क्स किसी वजह से रह जाते हैं वो भी आप रिकवर कर लेते हैं। आखिरी 10 मिनट्स रिव्यू के लिए ज़रूरी होते हैं। बहरहाल तो ये पेपर पैटर्न डिस्कशन थी, गाइडलाइन थी पेपर की ज़ूलॉजी के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आपका ज़ूलॉजी का पेपर भी बहुत अच्छा हो, ठीक है, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा पेपर आप सॉल्व करें, अच्छे टाइम पर कर लें। तो इंशाल्लाह आपको एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्शन पे नीचे मिल जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो आप पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के हवाले से। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।